दोस्तों, आप सभी को हमारे अवेकनिंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का नाम ही द अवेकनिंग है। और आप अभी तक हमारे इन कई सालों से जो लगातार हमारे जो वीडियो आप देख रहे हैं, उसमें एक बात आपने अच्छी तरह अनुभव कर ली है कि हम आपको प्रकृति के साथ जोड़ना चाहते हैं, परमात्मा के साथ जोड़ना चाहते हैं, परम सत्य के साथ जोड़ना चाहते हैं, वैज्ञानिकता के साथ जोड़ना चाहते हैं और जीवन की सरल सच्चाई के साथ जोड़ना चाहते हैं। और सदियों पुराने जो कई तरह के भ्रम अंधविश्वास पाखंड, हम उनसे आपको मुक्त करना चाहते हैं। तो अ, तो बस आज इसी श्रृंखला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारी विश्व की जितनी भी बहनें हैं, माताएं हैं, और उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी साबित होगा। क्योंकि आज की इस स्थिति में जहाँ प्रेगनेंसी जो है, एक गर्भवती होना अपने आप में एक बीमारी की तरह जो है उसको डेवलप कर दिया गया है या उसकी समझ पैदा कर दी गई है। तो हम उस डर से कैसे बाहर निकलें और नेचुरल प्रेगनेंसी के माध्यम से हम कैसे अपने आप को जो है एक उसका आध्यात्मिक जो बोलता है, एक स्पिरिचुअल जो एक लाभ है, वो हम अपने लिए ले सकें और आने वाली संतान को भी उसका हम लाभ दे सकें। और साथ ही साथ में अ, इन बच्चों को डेवलपमेंट करने में जो एक नेचुरल वे से जो उनको खान पान देना चाहिए होता है, जिससे उनकी नेचुरल ग्रोथ होती है, जहाँ न तो प्रेगनेंसी में कोई दवा की जरूरत पड़ती है, ना कोई डिलीवरी के बाद जरूरत पड़ती है, ना बच्चों को कोई प्रकार की जरूरत पड़ती है, ना उसको कोई वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है रियल में, एक्चुअल में। लेकिन मेडिकल साइंस ने कुछ ऐसा हौवा हमारे साथ में जो है जोड़ दिया है, एक भूत लगा दिया हमारे पीछे दवाओं का, वैक्सीनेशन का, कि जिसके कारण जो एक बेचारा सामान्य व्यक्ति जो है, थोड़ा सा जो इन सब चीज़ों से अज्ञानता में जी रहा है, वो व्यक्ति जो है डर के मारे वो जो है इस तरह की चीज़ों के साथ में जुड़ जाता है कि जहां वो बहुत ज़बरदस्त भटकाव में चला जाता है। तो दोस्तों, आज इस पूरा वीडियो का जो मकसद है वो यही है कि हम एक ऐसी एक्सपर्ट, जिस मैं एक्सपर्ट उसको कहता हूं कि जो जीवन का वास्तविक स्वाद जो है ना उसको देख कर आ चुका है, यानी कि जो सचमुच गया एवरेस्ट पे और एवरेस्ट पे जाकर आ गया। तो फिर मैं उस पर्वतारोही से बात करना चाहूंगा और न कि वो नीचे के किताबी ज्ञान लेकर बैठा हुआ कोई आदमी से बात करना पसंद करूंगा। तो इसीलिए ऐसे भारत में बहुत अच्छे अच्छे साधक हैं, मतलब जो नेचर के लवर्स हैं और अपने प्रकृति के नियमों के साथ जुड़कर बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होते हैं। आज हमारे साथ में दोस्तों चैताली कुलकर्णी है, जो बम्बई से वडाला से हैं और बहुत अभी तो यंग हैं बिल्कुल। और इनके दो संतानें हैं। तो एक 4 साल की है, एक 9 महीने की। तो इन्होंने नेचुरल प्रेगनेंसी को लेकर अपने आप को बहुत ही अलग ढंग से जो उन्होंने ये काम किया है। तो उन्होंने कैसे नेचुरल प्रेगनेंसी जो है डेवलप की और अपने आप को कैसे उसमें उसका मतलब लाभ उठाया, तो हम सबसे पहले उनको बुलाना भी चाहेंगे। और क्योंकि उन्होंने ऐसी तकलीफ देखी है, क्योंकि मैंने उनके जब इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि उन्होंने पहली डिलीवरी में जो तकलीफ देखी, वो नहीं चाहती थी कि सेकेंड डिलीवरी में उनकी वो समस्या उनके सामने आवे। तो एक्चुअल में जो प्रेगनेंसी है वो कैसे मतलब जो है उसको बिल्कुल जैसे जीवन में सब कुछ जैसे नेचुरल है, उस तरह इसको भी एक नेचुरल चीज के रूप में बना दिया जाए, न कि एक रोग के रूप में। तो चैताली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू आवर अवेकनिंग प्रोग्राम। आपका स्वागत है चैताली जी। आप अपना ऑडियो ऑन करके मेरे साथ जुड़ सकती हैं। आप जरा सा ऑडियो ऑन कर दीजिएगा प्लीज। हाँ। थैंक यू डॉक्टर शर्मा। हाँ चैताली जी, आपका स्वागत है। थैंक यू हाँ, सो मच। मुझे बड़ी खुशी है चैताली जी कि आपने एक बहुत बड़ी हिम्मत करके, और हिम्मत करके तो क्या, मैं ऐसा मानता हूँ कि बाकी सब लोग जो है मतलब डरे हुए बेचारे इसलिए हिम्मत नहीं करते। और आपने इस भीड़ के अंदर जहाँ सब लोग बोलते ना उल्टा भाग रहे होते, आप उससे सीधा भागे। तो आप जी कि
जो नेचुरल प्रेगनेंसी है जिसको आज एक रोग का रूप दे दिया गया है, इसके बारे में हम थोड़ा आपसे जानेंगे। इसके पहले थोड़ा मैं भी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि चूंकि मैं नेचुरल प्रेगनेंसी के ही पक्ष में हमेशा से रहा, तो जब मेरे डॉक्टर सविता की जब पहली बार जब को लड़का हुआ, तो मैं बेंगलोर शहर में था। तो उस समय ऐसी खतरनाक हालत हुई मेरी। तो जो डॉक्टर के पास जाओ तो सिजेरियन की ही बात होती थी, और कई तरह का डर पैदा कर करके ऑपरेशन करने की बात की। तो हम बहुत वाकई में भी शहर में रहकर हम मतलब 9 महीने हमने बहुत केयर की, बड़ी नेचुरल वे से केयर की। कहीं पर भी कोई बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आने दिया, कोई बीमारी नहीं आने दी आज तक। मतलब डिलीवरी को हमने कभी बीमारी की तरह देखा नहीं, एक प्रेगनेंसी को। तो डॉक्टरों ने लेकिन बहुत डर डाला, और क्योंकि हमें तो डॉक्टरों पे डिपेंड होना था डिलीवरी के लिए। तो उस कंडीशन में फिर हमें ये इस डर के मारे जो है ना, जब मुझे वहाँ से भाग कर मुझे गांव जाना पड़ा, बता रहा हूँ मैं गांव में गया। एक बारडोली शहर है, वहाँ पर मैं गया, छोटा सा सर्वोदय हॉस्पिटल था। और मैंने डॉक्टर को बोला हमें नेचुरल डिलीवरी करानी भैया, हम वेट करेंगे जी हम तो। और सचमुच में जहाँ शहर में मेरे 1 लाख रुपया खर्च हो सकता था, वहाँ मेरा 300 रुपये में काम हो गया एक गांव के अंदर, क्योंकि सिर्फ 2 दिन डिलीवरी के थोड़े रूम के चार्ज देने पड़े, 40-40 रुपया रूम का चार्ज था। तो मैं ये लोगों को इस बात के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो स्वाभाविक क्षमता है उसका हमें लाभ न देकर मेडिकल साइंस जो है वो आज हमारे लाखों रुपए तो खराब करती ही है, और साथ ही साथ हमारे शरीर को भी खराब करती है, सर्जरी कर करके, सिजेरियन कर करके। तो इसीलिए और आपने अपने आप को इसे बचा लिया, और आप लोगों को अब गाइड भी कर कर रही हैं कि दूसरे लोग अब इस चक्कर में ना उलझें। क्योंकि ये तो आप सब लोग जानते हैं कि सिजेरियन तो अब मैक्सिमम जो है, अब तो पूरे वर्ल्ड में सिजेरियन जो है बहुत कॉमन हो चुकी है, और नेचुरल चाइल्ड बर्थ जो है वो अनकॉमन हो गया। जैसे क्या बोलते हैं, केमिकलाइज पेस्टिसाइड वाला फूड जैसे कॉमन हो गया ना, और अब ऑर्गेनिक आता है तो कहते हैं हाँ जी अब ये ऑर्गेनिक आया जी। तो ये बस वो ऐसे ही गेम हो गया कि हम प्रकृति से भाग जाते हैं खूब दूर, और फिर वापस दोबारा लौट कर जब समस्याएं आती है तो फिर लौट के आते हैं। बस ये कहानी मेरे ख्याल से पूरे सिविलाइजेशन में चल रही है। तो चैतल जी, आप बताइए कि आप जरा बताइए कि व्हाट इज दिस नेचुरल प्रेगनेंसी, और क्यों इसमें आपने दवा नहीं ली, और आप तो रॉ फूड के ऊपर भी रही, वीगनिज्म के ऊपर भी रही, और अपने आप को आपने बड़े अच्छे ढंग से मेंटेन भी कर लिया। तो बताइए जरा सा आप इसके जरा हमारे दर्शकों को कि क्या आपने किया। थैंक यू डॉक्टर शर्मा एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे सेकंड प्रेगनेंसी को डिटेल में बताने से पहले मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल में बताना पहले चाहती हूँ, क्योंकि वो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हम्म। एंड तकलीफ मुझे अभी लग रही है, क्योंकि तभी भी तकलीफ हुई थी, पर तभी ना नॉर्मलाइज किया गया था, अरे ये सब तो हम्म। होगा ही, आप तो हम्म। प्रेग्नेंट हो, है ना। हम्म। प्रेगनेंसी बीमारी पेशेंट इट्स वेरी कॉमन। हम्म। 8 महीना मेरे को लगातार माइग्रेन हुआ। मेरा लाइफस्टाइल एंड फूड वाज मतलब वीगन में थी, एक्चुअली जस्ट बिफोर प्रेगनेंसी मैं वीगन हुई थी। बट पता नहीं पूरा ब्रेन वॉश कर दिया था मेरे को लोगों ने कि हम्म। हाउ कैन यू नॉट हैव घी, घी कैसे नहीं खा सकते, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो हम्म। अनफॉर्चुनेटली मैं वीगन तो थी, बट प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से मैं फिर से आई वाज अ वेजिटेरियन। फर्स्ट हम्म। 8 मंथ्स आई हैड हॉरिबल माइग्रेन। इतना माइग्रेन हम्म। का पेन हुआ मेरे को, कोई एनर्जी नहीं थी, हम्म। पूरा लेजीनेस, आई टू फील लाइक स्लीपिंग ऑल द टाइम। पेशेंट की तरह ही लग रहा था, हजारों स्कैन हर महीने, 1-2 स्कैन, उसका डर, बच्चा हम्म। ठीक है नहीं है। हम्म। अब जो माइग्रेन का पेन हो रहा था, मैं लिटरली कितने डॉक्टर्स के पास गई, कितने मेडिसिन खाए मैंने। हम्म। मेरा डाइट वाज द सेम, आई वाज ईटिंग फॉर टू, बोलते हैं ना कि 2 लोगों के लिए खाना चाहिए आपको। हम्म। तो उसकी वजह से मेरा 30 किलो बढ़ गया वेट, 30 किलो। हम्म। एंड वो हम्म। भी नॉर्मल है, डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, बढ़िया है खाते रहो, कुछ नहीं। एंड डिलीवरी के टाइम जब मेरा लेबर स्टार्ट हुआ, जब मैं हॉस्पिटल पहुंची, आई वाज 4 सेंटीमीटर्स डायलेटेड तभी। एंड तभी मिकोनियम, जो बेबी का फर्स्ट स्टूल होता है,
वो बाहर हम्म। आया while the baby was in the womb। हम्म। एंड डॉक्टर ने बिल्कुल घबरा दिया कि अगर मेकोनियम बाहर आया है मींस बेबी को भी जल्द से जल्द बाहर आना चाहिए, ना तो बेबी को बहुत तकलीफ होगी। इसलिए हम्म। मुझे इंजेक्शन लगवाया टू स्पीडन अप द डिलीवरी, डिलीवरी स्पीडन हम्म। अप करके कि बेबी फटाफट बाहर आ जाए। वो भी क्यों किया, मैंने बोला सी सेक मुझे नहीं करना है, मुझे नॉर्मल, तभी मुझे काफी नॉलेज नहीं था। मुझे लगा हम्म। आई डेंट नो डिफरेंस बिटवीन नेचुरल डिलीवरी एंड नॉर्मल डिलीवरी। मुझे लगा हम्म। वजाइनल डिलीवरी है मतलब इट इज नेचुरल। हम्म। तो आई वॉज 100% श्योर कि मुझे वजाइनल डिलीवरी करना है। तो तभी उन्होंने इंजेक्शन लगाया, आईवी चढ़ाई, स्ट्रैप, बेबी मॉनिटरिंग का स्ट्रैप। तो मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी, मेरे को बस हिलना था, डुलना था, आगे पीछे इतना पेन हो रहा था, मुझे कुछ करने नहीं दिया। लाइक अ पेशेंट जेल में जैसे बंद करता है, वो स्ट्रैप्ड ऑन दैट बेड। हम्म। एंड हॉरिबल हॉरिबल पेन। हम्म। आफ्टर दैट सक्शन से बेबी को बाहर निकाला इन नो टाइम, मतलब पता भी नहीं पड़ा बेबी इज आउट। ओके, नो आइडिया। एंड फर्स्ट 3 days बेबी को फॉर्मूला पिल डाला गया था इमिडिएटली, क्योंकि हम्म। बेबी वाज नॉट फीडिंग एंड आपकी आवाज बंद हो गई, ऑडियो बंद हो गया आपका। हाँ। हाँ। सो फर्स्ट 3 days दूध नहीं आता है, तीसरे दिन से दूध आना स्टार्ट होता है। तो ये सब मतलब जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, ऐसे नॉर्मलाइज सब की जा रही थी। ये हम्म। तो हम्म। नॉर्मल है, ये तो होता ही है, ऐसे ही हम्म। होता है। तो हम्म। इसमें मदर्स की भी एक होता है, पता है, एंड आप डर डर के नहीं, पर आप डर के आगे जाते हो। पर एक है नॉलेज ही नहीं है आपको, हम्म। बिकॉज ऑफ सो मच मिस इन्फॉर्मेशन अराउंड। हम्म। नॉलेज ही नहीं है, और इतना पेन किलर एंटीबायोटिक खाया मैंने इमीडिएटली। ऑफ कोर्स एक किस्सा मैं बताऊंगी। फर्स्ट 2 days मेरा बेबी वाज एब्सोल्युटली पीसफुल, स्लीपिंग इन द नाइट, बिल्कुल भी पीसफुल थे। जैसे ही फर्स्ट वैक्सीनेशन लगाया उनको 3rd day पे, जो रात की नींद भंग हुई है, वो मेरे को अभी तक प्रॉब्लम दे रही है। अच्छा। वो वैक्सीनेशन तीसरे दिन, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली, तीसरे दिन उसको 2 बजे दोपहर को वैक्सीनेशन दिया था। उस रात को इट वाज हॉरिबल। सिंस देन, सो वैक्सीनेशन का ऑल्सो नहीं पता था तभी। ऑफ कोर्स सेकेंड डिलीवरी के टाइम आऊंगी तो माई एक्सपीरियंस विल बी वेरी डिफरेंट। ऑल्सो मैंने काफी सप्लीमेंट्स खाए थे। और उसका मैंने सुना है जो फॉलिक एसिड देते हैं हम्म। प्रेग्नेंट मदर्स को, इट इज डायरेक्टली टाइड टू टंग टाई। टंग टाई आजकल बहुत होने लग गया है बच्चों में। हम्म। हाँ। 1 in 4 बच्चे हैव टंग टाइज। हम्म। मेरे बच्चे को भी हुआ। तो डॉक्टर्स ने काफी बोला इसकी वजह से उसकी वजह से, बट देन जब मैं ये नेचर क्योर का पढ़ने लग गई, फॉलिक एसिड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टंग टाई। अभी मैं वो रिवर्स नहीं कर सकती थी। अभी ये जो मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस था, उसके बाद तो आई वांटेड 2 babies, बट आई एम लाइक नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। हम्म। बट जब मैंने नेचर क्योर के बारे में पढ़ा, उसके बाद मेरा बेबी ही हर एक बीमारी, वेदर इट्स कोल्ड, कफ, पेट दर्द, जिसके लिए भी मैंने इतने दवाई दी है फर्स्ट 2 years उसकी जिंदगी में, मुझे मैंने उतना हम्म। अपने लाइफ में नहीं खाया होगा। क्योंकि हम्म। पीडियाट्रिशियन के पास अगर जाते हो तो दवाई तो लिख के देना इज वेरी नॉर्मल। हम्म। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मैं काफी लोगों से जुड़ी, काफी प्लांट बेस्ड नेचर के ग्रुप में आई। वो वीगन तो था ही बचपन से, बट हम्म। सब कुछ खाता था वो, कुक्ड फूड एक्सेट्रा। एंड जब मुझे पता पड़ा दैट ये जो कोल्ड का फीवर है, इट्स जस्ट टॉक्सिन्स जो बाहर आ रहे हैं, तभी मेरी पूरी लाइफस्टाइल मैंने चेंज करी अपने बच्चे की। आई रिमेम्बर फर्स्ट टाइम मैंने उसको 21 days फ्रूट फास्ट पे डाला था, जब उसको हॉरिबल फीवर और कफ हुआ था। हम्म। एंड उसके बाद हमारी पूरी जिंदगी चेंज हो गई। ट्वेंटी मी वन एंड डेज माई आपने क्या किया उसके साथ? 21 days सिर्फ फ्रूट पे रखा मैंने उसको। पैदा होते ही? नहीं नहीं, जब तो वो 2 साल का था जब उसको 104 बुखार आया था। अच्छा अच्छा। और तभी मैंने उसको दवाई बिल्कुल भी नहीं दी। एंड हम्म। उसको बहुत खांसी हो रही थी पूरे दिन, 24/7, एवरी 2 2 minutes खांस रहा था वो। अच्छा, ये आप एंड आप पहले चाइल्ड की बात कर रही हैं? फर्स्ट चाइल्ड की बात कर फर्स्ट रही हूँ, चाइल्ड की, हाँ जी। फर्स्ट चाइल्ड की बात में। हाँ जी।
तो उसके बाद हमारा नेचर क्योर का जर्नी स्टार्ट हुआ, एंड देन आई रियलाइज दैट पेनफुल डिलीवरी और जो ट्रॉमा मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी और डिलीवरी में हुआ इज नॉट नॉर्मल, इज हाँ। वेरी नॉट नेचुरल। एंड हम्म। तभी मैंने काफी रिसर्च किया, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड ओके, अगर लेट्स डू दिस टाइम डिफरेंटली। एंड हम्म। सेकेंड प्रेगनेंसी के कंसेप्शन के 4-5 महीने पहले मैं कंप्लीटली रॉ डाइट पे गई। हम्म। 21 डे 21 मैंने काफी सारा, बिकॉज इमिडिएटली तो नहीं हुआ, तो 21 डेज मैंने रॉ डाइट ट्राई किया, फिर 15-20 डेज का फ्रूट डाइट ट्राई किया। ऐसे 4-5 महीने कंसेप्शन के पहले मैंने किया। उसके बाद प्रेग्नेंट हुई, आई फॉलोड द सेम डाइट विथ हम्म। वन होल फूड प्लांट बेस्ड। मेरा प्रेगनेंसी वाज अमेजिंग। आई मीन, अच्छा। जो जो भी मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे को इश्यूज हुए थे, नथिंग। मैं इतनी एक्टिव थी, मेरा तो टॉडलर था तभी, वो 3 साल का था। उसके पीछे घूमना, भागना, ऑफिस जाना, लॉर्ड ऑफ एनर्जी, हाई एनर्जी टिल लास्ट डे। लास्ट डे आई रिमेम्बर, जब मेरे को लेबर पेन स्टार्ट हुआ था, मैं ऑफिस में थी। अच्छा। um, पूरा डाइट चेंज, पूरा नेचुरल लिविंग, विटामिन डी, सनलाइट देते रहो। मतलब मैं, आई रिमेम्बर, मैं रूम का दरवाजा निकाल के पेट खोल के सन को डायरेक्टली ये देती अच्छा, थी। चैताली तो जी, टोकूंगा बीच में। हम्म आपको चूंकि आप पहले अनुभव में आप मेडिकल डॉक्टरों के संपर्क में रही, और ये सब लोग जनरली हम्म आपको है ना कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, हम्म इन सब हम्म शब्दों को लेकर बड़ा डराते हैं आपको। तो हम्म आपको क्या लगा कि ये सब चीज़ें, जैसे आपने तो कोई स्पेशल कोई ध्यान, कोई स्पेशल प्रोटीन, कोई स्पेशल विटामिन डी ने भी, स्पेशल कोई बी कॉम्प्लेक्स ने, फलाना ढिकड़ा, ये जो कई तरह के बोलते हैं ना सप्लीमेंट्स, ये हमारे साथ जोड़ देते हैं। तो आपको क्या लगा कि आप इस बार जो सेकंड प्रेगनेंसी आपकी जब हुई, तो आपने मतलब पूरी तरह 9 महीने तक ये सब झंझटों से दूर ही रही आप? बिल्कुल भी नो सप्लीमेंट्स, नो मेडिसिन, नो कैल्शियम। इतना मैंने खाया था फर्स्ट प्रेगनेंसी में। और एक दिन फॉलिक एसिड अगर मैंने मिस किया था, तो मुझे इतनी घबराहट होती थी। एंड अभी अच्छा। कुछ नहीं, ये प्रेगनेंसी में हाँ। मैंने कुछ भी नहीं लिया। प्रोटीन के लिए मैंने टोफू भी नहीं खाया क्योंकि हाँ। वीगन भी हाँ। हो तो बोलते हैं प्रोटीन दालें और राजमा छोले खाओ, तो हाँ। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कंप्लीटली जो जो नेचुरल खा आपने नट्स और स्प्राउट से लिया होगा शायद। हाँ, जो खाना हमारे लिए बना है नेचुरली, फ्रूट्स, हाँ। वेजिटेबल्स, नट्स, वो प्राइमरीली मेरा डाइट का पार्ट था। हाँ, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शकों को, कि ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हमें स्पेशल कोई सप्लीमेंट या मतलब प्रोटीन चाहिए। देखिए, अगर आप पूरे दुनिया में सारे संसार के प्राणियों को अगर आप देखें, तो सारे प्राणी अपना अपना भोजन करते हैं, और जो अपना भोजन करते हैं, तो उस भोजन में उनको सब कुछ मिल जाता है, और उनको इस एक्स्ट्रा केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऑटोमेटिकली जो है समय आने पर उनकी एक नेचुरल घंटी बजती है और डिलीवरी हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो यहाँ पर भी चैताली जी क्या बता रही हैं कि ना इन्होंने कोई दवा खाई, ना सप्लीमेंट खाई, ना कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए, को होते ना, अब सोयाबीन की भी भूत चढ़ जाते हैं लोगों के ऊपर, सोयाबीन के भी कि टोफू खाओ जी, ये खाओ जी। तो इन्होंने वो भी झंझट नहीं पाली, और ये सिंपल अपना आहार लेती रही। और शायद ये भी लोगों को नहीं मालूम कि फ्रूट और सलाद भी अगर हम खाते हैं, तो उसके अंदर भी डाइजेस्टिबल एमिनो एसिड्स होती है, जो कि बॉडी में जाकर बहुत सुपाच्य रूप से प्रोटीन के रूप में बॉडी को मिल जाती है। अरे, जब गाय घास खाकर अपने इतने बड़े शरीर को मेंटेन कर लेती है, हाथी गन्ना खाकर और घास खाकर, वो भी पत्ते खाकर अपने आप को मेंटेन कर लेता है, तो भाई परमात्मा ने तुम्हारा शरीर तो उनसे सुपीरियर बनाया ना भाई। बिल्कुल तो वो किसी में बिल्कुल। से कुछ भी लेकर अपने आप को अच्छी तरह मेंटेन कर लेते हैं, ये कुदरत का नियम है। तो चैताली जी बस यही बता रही है कि इन्होंने 9 महीने तक इन सब चीज़ों का कोई सेवन नहीं किया। इसके बाद बताइए चैताली जी। क्योंकि काफी मदर्स उसके बाद भी मेरे को पूछती है, अरे प्रेग्नेंट हूँ मैं, तो मेरा डाइट कुछ अलग होना चाहिए ना। हाँ। मैं बोलती हूँ कि घोड़ा है, घोड़े का बच्चा है, या घोड़ा प्रेग्नेंट है या नहीं है, या बूढ़ा है, डाइट तो सेम है ना उसका, तो हमारा क्यों चेंज होता है हाँ। बेस्ड ऑन डिफरेंट माइलस्टोन। सो वही लॉजिक और वही
अवेयरनेस एंड ट्रस्ट के साथ मैं आगे बढ़ी। स्कैन्स भी मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरे को एक डॉक्टर ढूंढना था जो मेरे को डिलीवरी के लिए हेल्प करे। मैंने बोला मुझे बिल्कुल स्कैन नहीं करना है, बट एक दो स्कैन मेरे को करने पड़े अनफॉर्चुनेटली। बेबी वाज फाइन। और एक चीज है जो मेरे को एक्सपीरियंस हुई कि मैंने डॉक्टर को जब बताया कि मेरा डाइट ये है, वो भी बहुत डगमगाए कि ऐसा डाइट। फिर कुछ भी अगर होता था, मेरे ब्लड टेस्ट मेरे को कराना पड़ा एक दो बार, तो उसमें आगे पीछे कुछ हुआ या स्कैन में कुछ आगे भी, तो इतने डराते थे ये तुम्हारे डाइट की वजह से है, तुम डाइट अच्छे हम्म। से नहीं ले रहे हो इसीलिए हो रहा है, तो इतना डर पैदा करते हैं। मैं और एक किस्सा बताऊंगी कि मेरे 8th मंथ के एक फाइनल स्कैन पे एक डॉक्टर ने बोला मेरे को IUGR है, इंट्रा यूटिनरी ग्रोथ रिटार्डेशन। मतलब बेबी का जिस हिसाब से 8th मंथ में ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं है। हम्म। मुझे बिल्कुल ही मुझे घबरा दिया, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज मुझे पता है कि मैं सब सही कर रही हूँ। एंड फिर डॉक्टर ने बोला अगर ये प्रॉब्लम है तो हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते, हम वाटर बर्थिंग नहीं कर सकते, बिकॉज दैट वाज माय गोल। वाटर बर्थिंग के लिए मैं बहुत ही प्रिपेयर्ड थी। मैंने बोला कुछ नहीं, मुझे तो करना ही है वाटर बर्थ। अगर आप नहीं करना चाहते हो आप मुझे बता दो, मैं कोई और डॉक्टर ढूंढ लूंगी या मैं होम बर्थ कर लूंगी। ये सब 8th मंथ पे हुआ। अच्छा। फिर तो चलिए ये बताइए कि आप जो वाटर बर्थ की बात कर रही है, इसका क्या नाम है, और ये मतलब इसमें क्या होता है, जरा इसके बारे में बताइए। वाटर बर्थ मतलब बेबी, हम एक देयर इज अ पूल जिसमें हम्म। गर्म पानी डाला जाता है, जिसमें आप बैठते हो हाँ। और उसी में ही डिलीवरी करते हो। तो बेबी अच्छा, कम्स पानी आउट, के अंदर। पानी के अंदर बेबी कम्स हाँ आउट जी। इन द वाटर। हाँ। कहते हैं इट्स वेरी इफेक्टिव, एंड 50% ऑफ द पेन जो महसूस होता है, बिकॉज गर्म पानी ऑटोमेटिकली आप रिलैक्स करते हो ना, काफी हाँ जी। हाइड्रोथेरेपीज भी होती है, राइट? हाइड्रोथेरेपी होती है। तो कहते हैं कि 50% ऑफ द पेन रिड्यूसेस एंड इट्स वेरी गुड फॉर द बेबी। और बच्चा फिर सीधा पानी में ही बाहर आता है। पानी में ही बाहर आता हाँ। और मुझे लगता है बचपन से तैरने भी लग जाता है। है। वो तो पानी में ही रहा है ना, एमनियोटिक फ्लूइड में ही रहा है। हाँ। अच्छा हाँ। अच्छा। तो चैताली जी, आपको तो खैर मेरे ख्याल से वाटर डिलीवरी के बारे में तो शायद लेट जानकारी मिली होगी। पर मैं चूंकि 45 ईयर से इस नेचुरोपैथिक फील्ड में हूँ, तो मैंने करीब करीब 40-45 साल पहले, मतलब मैं ऑलरेडी इसके बारे में जान चुका था कि कहीं विदेशों में, मतलब यूरोप में जो है इस तरह की वाटर डिलीवरी कराई जाती है करके, ऐसा मैंने सुना था उस समय। तो मेरे दिमाग में हम्म। था कि मैं भी अपने, जब मेरे घर में भी संतानें हो तो मैं वो डिलीवरी हम्म। करवाऊं। लेकिन जैसे कि तुमने तकलीफ देखी कि डॉक्टर ही नहीं मिलते ढंग के, तो फिर मुझे भी नहीं मिले, तो खैर मैंने तो वाटर डिलीवरी भूल ही गया, दिमाग से ही निकाल के फेंक दिया। लेकिन आपने करा लिया, ये आपकी बहुत बड़ी तकदीर की बात है। तो फिर बताइए, फिर आपने कैसे किया फिर 8 महीने के बाद। तो फिर तो मुझे वो डॉक्टर, ऑब्वियसली मेरे इन लॉज भी थे, मैंने उनको बताया नहीं था ये स्कैन के बारे में। बट फिर मैंने बोला कि डॉक्टर आपको क्या चाहिए, मैं एक स्कैन करा देती हूँ और मुझे पता है सब नॉर्मल आएगा, दूसरे हाँ। जगह जाओगी मैं। उसको कुछ नहीं बताया मैंने IUGR के बारे में। दूसरा स्कैन, दूसरा डॉक्टर बोला सब ठीक है, बेबी इज नॉर्मल। तो एक तो ये स्कैन्स भी मतलब इतना डरा देते हैं, इट्स नॉट हाँ। एक्यूरेट। मतलब इसमें एंड चैताली, मुझे क्या लगता है, आप जो बात बता रही हो ना कि हम्म। 3-4 ओपिनियन लेना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि यस, हर ज्ञानकोलॉजिस्ट की नॉलेज जो है ना बड़ी अलग अलग स्तर की होती है। और एब्सोल्युटली। जैसे आपको देखो ना, आपका पहले डॉक्टर ने तो बहुत तरह के डर पैदा कर दिया आपके अंदर, स्कैनिंग करा के। और लेकिन आप जब अब और फिर आप जब दूसरे एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, तो उसने थोड़ी आपको सांत्वना दी और आपको कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल है। देखो ना, ये डॉक्टर डॉक्टर में कितना बड़ा फर्क है। तो ऐसे बोलते हैं ना, आज के ज़माने में कोयले के अंदर ऐसे हीरे डॉक्टरों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो आपने खैर ढूंढ लिया, अच्छी बात है, आपको मिल गया है। बराबर बराबर। पर उसके लिए भी ना, अगर मेरा ट्रस्ट कहीं डगमगाता तो हम्म। मैं शायद नहीं कर पाती, क्योंकि वो खौफ और डॉक्टरों का वो डर इतना भयानक खतरनाक है, स्पेशली प्रेग्नेंट, जब आप और एक जान को अपने
बॉडी में लेके घूम रहे हो। एंड काफी लोग सवाल पूछते हैं आजू बाजू में, फैमिलीज ज्यादा करके, हम्म। बिकॉज फैमिलीज ये आप मेरे प्रोसेस में ऑन बोर्ड नहीं थी। काफी झगड़ा हुए हैं घर में। हाँ बट बिल्कुल आई बिल्कुल। हाँ, बट आई बिलीव्ड इन द प्रोसेस। मुझे 100% पता था मैं जो कर रही हूँ, मैं जो खा रही हूँ, मैं जैसी लाइफस्टाइल जी रही हूँ इज द नेचुरल वे। एंड अगर मैं सब कर रही हूँ तो मुझे क्या, मतलब बच्चे पैदा करना इज जस्ट वेरी नेचुरल, इट्स जस्ट अनदर थिंग, अनदर माइलस्टोन। तो वही ट्रस्ट के साथ मैं गई एंड माय बेबी इज कम्प्लीटली फाइन। आई रिमेम्बर जब मेरा लेबर स्टार्ट हुआ तो मैं आराम से घर पे ही थी, क्योंकि मुझे पता है काफी टाइम लगता है, हॉस्पिटल इमीडिएटली जाऊंगी तो वो गड़बड़ा। तो मैं आराम से घर पे 4-5 घंटे रिलैक्स किया, मैंने नहाई धोई, अ, आराम रेस्ट किया थोड़ी देर। एंड जब मुझे लगा, जब कॉन्ट्रैक्शंस कम मिनट्स में आ रहे हैं, तब मैंने हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में भी जनरली ऑपरेशन थिएटर में होता है डिलीवरी, बट मेरा रूम में हुआ। रूम में ही एक टब था, टब में पानी अच्छा। डाल के, हाँ। तो आराम से, और मैंने 2 घंटा डेकोरेट किया हॉस्पिटल में जाके रूम अपना, फेरी लाइट्स अच्छा। लगाए, सरेंडर लिखा, ताकि मेरे फेस में मैं देख के बस सरेंडर करूं आत्मा को, ईश्वर को। तो वो सब किया, फिर पानी भरा, फिर एवरीथिंग, फिर मैं मूव चल रही थी जैसे नॉर्मल दुनिया में चल रही थी, वैसे मैं चल रही थी। अब कोई कोई आईवी नहीं, कोई बेबी मॉनिटरिंग मशीन नहीं। अम, चल रही थी, घूम रही थी, डॉग पोज पे थी, इंडियन टॉयलेट में जैसे बैठते हैं वो स्पॉट किया, सब कुछ किया। रियली? मतलब आपकी जो डिलीवरी जब पानी में हो गई तो आप हाँ कितने मतलब उस समय आप पूरी होश में थी आप? हाँ, तो अराउंड 7 सेंटीमीटर जब डायलेट हुई तब मैं पानी में उतरी, उसके पहले मैं अच्छा। बाहर ही घूम रही थी। अच्छा, नहीं तो उसके बाद आपका पेन भी उसमें काफी 50% रिड्यूस हो गया था? रिड्यूस हुआ, यस अच्छा। यस। और बहुत आपको अच्छा डॉक्टर ने लग रहा था कोई पानी में। एनेस्थेसिया नहीं दिया आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। नो और एनेस्थीसिया। उसके बाद में और आप महसूस करती रहे कि एक्चुअल में आप एक बहुत बड़ा, बोलते हैं ना, जैसे गॉड गॉड क्रिएटर होता है ना, वैसे आप भी एक बड़ी जबरदस्त क्रिएशन करने जा रही है। तो मेंटली मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव होने के कारण भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बच्चा हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद में आपको क्या लगा कि कितनी घंटे, देर या घंटे के बाद आप नॉर्मल होकर उठने बैठने लग गई? तुरंत, तुरंत? अरे तुरंत। बाप रे! तुरंत, इनफैक्ट जब डिलीवरी हुआ तो नेचुरल टेयर था, बट वो भी मुझे फील नहीं हुआ। जब बेबी हाथ हाँ में था मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। बेबी हाँ। आया हाथ में, मैं एंड बेबी वाज इमीडिएटली लैचिंग के लिए। मैंने बोला बेबी मेरे साथ रहेगा, कोई धोने धुलाने नहीं लेके जाओगे, कोई चेक अच्छा। करने लेके जाओगे, कोई वेट चेकिंग नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास बेबी अच्छा, रहेगा। क्या बात है! तो आपके, एंड वो अच्छा नहीं तो उसके ऊपर कुछ वो लेयर वेयर होती है ना, कुछ म्यूकस वगैरह सब होते हैं जनरली? हाँ हाँ, वो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द बेबी, आपको क्यों हटाना है वो बॉडी से। अच्छा। अगर नेचुरली बेबी हैज कम आउट विद दैट ऑन द स्किन, इट इज गुड फॉर द बेबी। वो अच्छा। नेचुरली ऑटोमेटिकली जाता है, हमने कोई नहलाया नहीं है बेबी को वो अच्छा। निकालने को। यस। आई सी, क्या बात है, ये वन आपने मोर बहुत बड़ी हिम्मत की। हाँ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज, जो कॉर्ड क्लैंपिंग होता है, हाँ जो प्लेसेंटा से बेबी को ब्लड जाता है, वो बहुत 80% ऑफ द ब्लड प्लेसेंटा में रहता है, और हम हाँ इमीडिएटली काट देते हैं डिलीवरी के बाद। हाँ। मैंने अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे रखा प्लेसेंटा को, मेरे को एक्चुअली लोटस बर्थिंग करना था, मतलब जैसे ही वो प्लेसेंटा ऑटोमेटिकली 3 दिन के बाद सूखता है और निकल जाता है, अच्छा। वो अच्छा, लोग मतलब करते अगर हैं। अगर वो ना काटो तो मतलब 3 दिन के बाद में एक्चुअल में निकल जाता है? हाँ, ऑटोमेटिकली ड्राई होके निकल जाता है 3 से 7 दिन। अच्छा। हाँ, बट मैं अच्छा। अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकती थी वो, क्योंकि फैमिली का इश्यूज थे, इसलिए मैंने बोला ठीक है, मैं जितना हो सके मैं फर्स्ट डे रखूंगी। तो 6 घंटे हाँ। मैंने कॉट क्लैंप नहीं किया। अच्छा। डॉक्टर्स ने काफी घबराया कि आप 30 सेकेंड्स के अंदर नहीं करोगे तो बेबी को बहुत तकलीफ होगी। बट हाँ। लॉजिक नहीं है कुछ, मतलब वो बेबी का ही पार्ट है। बेबी ने प्लेसेंटा, वूम के अंदर प्लेसेंटा में बेबी को सारे न्यूट्रिशन दिए हैं, सो हाउ कैन हाँ। दैट ओनली एक्ट एज डेंजरस डेंजर फॉर डेंजरस द फॉर बेबी। हिम, हाँ। अच्छा। तो इसीलिए, हाँ, तो जब तक कहते हैं जब तक प्लेसेंटा वो पल्स करना रुक नहीं जाता है, दैट मीन्स पल्स मीन्स द ब्लड इज गेटिंग ट्रांसफर टू द बेबी, ऑल द ब्लड जो बेबी का है, जो बेबी डिजर्व करता है,
इज गेटिंग ट्रांसफर टू द बेबी, यू नीड टू वेट। बट मैंने 6-7 घंटे वेट किए, फिर मेरे हस्बैंड ने खुद अपने हाथ से कॉट क्लैंपिंग किया। अच्छा। और कार्ड कट करने के बाद में, अच्छा, तब तक आपने उसको मतलब एक एक दिन आपने रखा, तो फिर आप बच्चा जैसे नहाया भी नहीं था उस समय, तो उसके बाद नहीं में जैसे बच्चा पैदा होती है, जैसे वो बोलते हैं ना उल्टा करके लटका के रोते भी हैं, तो आपके बच्चे में कुछ ऐसा हुआ कुछ? नहीं, मेरे पास ही था, मैंने किसी को नहीं दिया। नहीं नहीं, यूं नहीं, वो फीडिंग उल्टा फर्स्ट। उल्टा उसको रुलाते हैं ना फिर वो, जैसे हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा। ऐसा अच्छा, कुछ मतलब नहीं जैसे, हुआ। मैंने हाँ, पीडियाट्रिशियन को बोल के रखा था, पीडियाट्रिशियन आया, ऐसे देखा, हाँ बेबी तो सब सही लग रहा है, और चला गया। अच्छा। तो एवरेज कितना वेट का बच्चा था वो, करीब करीब? 2.8। 2.8, तो अच्छा ठीक है, ऑलमोस्ट समझे ना कि एक 5.5 पाउंड के आसपास, 6 पाउंड के आसपास होता ही। या एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली। वो मेरे ख्याल से काफी नॉर्मल है बच्चा। काफी नॉर्मल है, अच्छा। काफी नॉर्मल। और मेरा ऐसा मानना है चैताली, जो मैं देखिए मेरा खुद का भी अनुभव यही रहा कि क्योंकि मेरी भी 2 संतानें हुई है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम बहुत ज़्यादा खिलाते पिलाते हैं ना, गर्भवती है जी, डबल डबल खाना खिलाओ जी, तो उस चक्कर में क्या होता है, बच्चे का भी माँ का भी वेट बढ़ता है और साथ साथ में बच्चे का वेट भी बढ़ता है। और इसमें बिल्कुल। सबसे बड़ी जो तकलीफ क्या होती है कि जब आप एक्स्ट्रा फैट वगैरह बॉडी को जब देते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी ना, तो बॉडी क्या करती है, बच्चे का लिवर भी यूज कर लेती है इसमें। तो कई बार हम्म। बच्चे जब बाहर आते हैं ना, तो उनको लिवर ओवर यूज हो चुका होता है, ओवर यूज हो रहा होता है, और वो उनको जॉन्डिस हो चुका होता है। आपने देखा होगा अधिकतर बच्चे आजकल इंक्यूबेशन में चले जाते हैं पैदा होते ही। और करेक्ट आजकल तो करेक्ट। ये भी मुझे लगता है कि कॉमन नीड तो नहीं कह सकता हूँ, बिजनेस शुरू हो गया है कि बस बच्चा पैदा होते ही डेंजर जोन बता के एक 8 दिन तक उसको किसी तरह इंक्यूबेशन में रखो जी। ये एक बहुत बड़ी समस्या बिल्कुल हो गई आजकल। और बिल्कुल। बल्कि मेरे खुद की भी डॉटर इन लॉ को जब ऐसा मेरे जब मेरे ग्रैंडसन हुए, तो उन्होंने इसी तरह का एक डर डाल के उन्होंने मतलब अलग से इंक्यूबेशन में डाल दिया कि बच्चे को ये है ना, ये है ना, वो है ना, घर ले जाओगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। और अब समझो कि सौभाग्यवश ही समझो कि मेरी बहू रानी मेडिकल डॉक्टर ही है, वो डेंटिस्ट है। तो फिर भी उसको भी थोड़ा सा एलोपैथी पे भरोसा तो है ही है, लेकिन साथ साथ में चूंकि मेरे जो डॉक्टर सविता है मेरी वाइफ, उन्होंने थोड़ा सा जिद करके उसको 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं रहने दिया, और उसको बोला कि जो होगा डॉक्टर हमारी जिम्मेदारी, बस हम लेके जाते हैं। तो कारण क्या हम्म, होता है कि वो अननेसेसरी, मुझे लगता है हो सकता है कई बार रियल नीड भी होती होगी, लेकिन हम्म, अधिकतर 90% जगह पे मैंने देखा है कि डॉक्टर लोग जो है ना, एक जैसे बोलते हैं ना, अब एक बिजनेस का जरिया बनाने के लिए, जैसे आजकल हॉस्पिटलों में ऑपरेशन अननेसेसरी कर दिए जाते हैं। और ये अभी रिसेंटली पेपर में भी रिपोर्ट आई, और मेडिकल इवन मोदी जी ने भी कह दिया, और बड़े बड़े आज नेता भी लोग कई बार ये बातें कर जाते हैं कि आजकल 55% से ज़्यादा सर्जरी विदाउट नीड अनावश्यक कर दी जाती है। और सिजेरियन बिल्कुल तो उससे ज़्यादा, क्योंकि सिजेरियन तो एक प्रकार का वो तो कई महिलाएं जो है वो डरा दी जाती हैं, तो उनको वो तो 80-90% तक चली गई है। नेचुरल डिलीवरी तो अब गाँवों में होती होगी शायद, पर अधिकतर अब उसको अनकॉमन सी हो गई है नेचुरल डिलीवरी। तो इसमें आपने इतनी बड़ी हिम्मत करके अपने पूरे परिवार के साथ आपने संघर्ष करके जो आपने हिम्मत दिखाई ना, वो एक लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा है अपने आप में। देखिए क्या होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा परिवार जो है ना, हमारे हमारा दिमाग खा जाता है, पूरा समाज हमारे आसपास का दिमाग खा जाता है, डॉक्टर हमारा दिमाग खा जाता है, और जो स्वाभाविक है उसको वो अस्वाभाविक करने की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। कितनी अजीब सी बात है, जरा सोचिए आप, है ना? अच्छा, फिर उसके बाद में आपने जैसे अभी, जैसे आपने कितने दिन आप हॉस्पिटल में रही फिर आप? मैं एक्चुअली डिलीवरी, मेरे को डिस्चार्ज तुरंत करना था, एंड डॉक्टर ने हाँ भी बोला था। बट मेरा जो टॉडलर था 3 साल का, वो थोड़ा घर में आराम और बच्चे को परेशान करता, तो मैं 3 दिन पूरा हॉस्पिटल में रही, जो हॉस्पिटल में तीन रही, दिन के हिसाब। और हाँ। फिर वहां से आप आराम और से निकल गई, और फिर डॉक्टर ने कोई लंबी चौड़ी प्रिस्क्रिप्शन दी क्या आपको? तो एक्चुअली ना, मैंने डिलीवरी के पहले ही एक पूरा चेकलिस्ट बनाया था। मैं ये हम्म। करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी। तो हम्म, पहले वो एक्सीडेशन हो या डिलेड काउंट कैंपिंग हो, और फिर मैंने वो डॉक्टर से साइन करके लिए कि मुझे आप फोर्स नहीं करोगे। अच्छा, नहीं तो मतलब दैट आपने डॉक्टर की साइन किस ढंग से कि भाई आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, यूं? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इफ अच्छा, एनीथिंग मतलब हैपेंस टू मुझे बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं देना बिल्कुल भी? बिल्कुल भी नहीं। आप जानती हैं कि आजकल आजकल कम से कम
2 4 5 साल तक मेरे ख्याल से ये कम से कम 10 15 वैक्सीनेशन की लिस्ट बना चुके हैं आजकल दस डॉक्टर। पंद्रह नहीं, 20 25 40 आई थिंक। क्या बात करते हो? 5 साल 5 साल तक। की उम्र तक मतलब इतने सही कई तरह के वैक्सीनेशन डेवलप कर लिए इन कई लोगों तरह ने। के है वैक्सीनेशन, तो यस। दिस इज, यस। देखिए ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों का कैसा डर पैदा करके अपना बिजनेस खड़ा करके मतलब कमाने का जरिया पैदा कर दिया है। तो ये हमें सामान्य लोगों को समझना बड़ा जरूरी है कि हमें इन क्या बोलते हैं, इन स्वार्थी और लालची इस प्रकार के जो ये खुद भी अज्ञानता में जी रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों के साथ जुड़कर जो है अपने परिवार को और अपने क्या कहते हैं कि बच्चों को जो है इस प्रकार के शिकार ना होने दें, ताकि हम आने वाले समय में हम स्वस्थ रह सकें। क्योंकि इतने वैक्सीनेशन अगर बचपन में मिल जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हम रोग का कारण ठीक ना करके हम वैक्सीनेशन के द्वारा सब कुछ दबा के उसको बाद में बहुत जल्दी रोग, आगे आने वाले बड़े बड़े रोगों के अंदर उसको हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअल में। क्योंकि बचपन में जो बीमारियां दब जाती है ना चैताली, वो हमेशा बाद में जाकर बड़ी बीमारी के रूप में आती है। कुदरत का नियम है बिल्कुल। कि इफ यू डोंट बिल्कुल। अलाउ योर बॉडी टू एक्सप्रेस, देन इट विल एक्सप्रेस इन ए बिगर फॉर्म। ठीक है ना, इस तरह की बिल्कुल। बात होती है। तो फिर उसके बाद बड़े होने आपका। के बाद बड़े होने के हाँ बाद तो भी ठीक है, पर बचपन में ही जो कितने इश्यूज है, पूरे रात भर रोना बच्चा, गैस इश्यूज होना, या जो भी बच्चों को होता है वो भी नॉर्मल है। अरे 1 साल तक तो तुम सोने ही नहीं वाले, मतलब ये भी नॉर्मल हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एंड मैंने तो डायरेक्ट, क्योंकि मैंने अनफॉर्चुनेटली मेरे फर्स्ट बेबी को 18 मंथ्स तक वैक्सीनेशन दिया, जब मैंने वो नेचर क्योर का पढ़ना स्टार्ट किया उसके बाद बिल्कुल बंद किया। पर मैंने स्टार्क डिफरेंस देखा। मतलब मेरी दूसरी बेबी इज एंजेलिक, बिल्कुल कोई भी ट्रबल नहीं, मैं अच्छे से सोती, फर्स्ट डे से अच्छे से सोई हूँ मैं। वंडरफुल। 3 3 घंटे, 3 3 घंटे के बाद उठ के दूध पीना, विच इज ऑफ कोर्स नॉर्मल, बट देन दैट्स इट, नो कॉलिक। आपका दूध आना शुरू हो गया था ना उसी समय? हाँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं दर्शकों को बोलूंगी और महिलाओं को खास करके कि फर्स्ट आवर जो होता है डिलीवरी के बाद, इट्स कॉल्ड गोल्डन आवर। वो हम्म गोल्डन आवर में यू हैव टू मेक श्योर बेबी आपके ब्रेस्ट पे लैच करे, पिए या हम्म ना कर, पिए, आप वो अपॉर्चुनिटी दो, आपको एक्सपोजर दो बेबी को 1 आवर। हम्म। आई रिमेम्बर जब मेरे को नेचुरल टेयर हुआ था, 3rd डिग्री टेयर था अनफॉर्चुनेटली, और स्टिचेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो मेरे को ऑपरेशन थिएटर लेके जाने वाले थे। मैंने बोला बेबी मेरे साथ जाएगा, बेबी मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर जाएगा, वो पिएगा और आपको जो करना है करो स्टिचेस। तो दैट फर्स्ट आवर ऑफ गोल्डन आवर में ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद देयर वाज नो प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद तो 3 दिन फॉर्मूला पे रखा था, बोल के 3rd डे में ही जैसे आता वो है गाय दूध। का भी दूध पिलाते हैं जिसमें थोड़ा सा वो एक प्रकार का पनीर टाइप बनता है उसका। हाँ वो मतलब इस प्रकार का दूध जो है ना, कोलेस्ट्रॉम जो कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम कहते हाँ हैं, जी हाँ यस। जी, वो बहुत ज़रूरी होता है हर बच्चे के लिए, यस। बहुत इम्यून इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो वो आपने बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। फिर उसके बाद में फिर आपका दूध तो खूब भरपूर आया। बहुत, फर्स्ट 15 डेज मेरा एक्चुअली, ताकि मेरा बॉडी हील हो, एंड फर्स्ट 15 डेज कंप्लीट रॉ फूड, हम्म। मेनली फ्रूट्स, थोड़ा बहुत सैलेड यहाँ वहाँ, और नारियल गिरी खाती थी, कोकोनट। तो आपने मतलब 15 दिन डिलीवरी के बाद में आपने केवल फ्रूट्स नट्स सलाद ही खाया? जैसे कि यस। हमारे भारतीय महिलाओं को ये समझना बड़ा जरूरी है कि उनको वो लड्डू उड़द के दाल घी के वाले। न सौंठ के न घी दाल दाल के न हलवा खिला के न उनको वो कई तरह की चीजें जो बोलते हैं ना, जो और खास करके कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी मिलाई जाती है हमारे गाँवों बिल्कुल। में। बिल्कुल। तो इतना सब कुछ जो है ना, पुरानी जो माताएं माताएं हैं बेचारी, वो अब जो उनको ज्ञान मिला वही कर रही थी वो। तो अब जरा सोचे ना, कैसे कैसे चीजें खिलाई जाती है, और एक एक कितने दिनों तक तो उनको घर से बाहर नहीं आने देती, बता रहा हूँ मैं आपको। या, बराबर। तो आप तो उसी दिन चल के घर से, आप तो हॉस्पिटल से बाहर बोलते हैं उठ के खड़ी हो गई, डिलीवरी करते ही उठ खड़ी हो गई। तो इससे बढ़कर दुनिया में और क्या, मतलब इतना कंफर्ट जगह जरा सोचिए कुदरत ने हमें दिया है। अच्छा, और उसके बिल्कुल। बाद में आपने मतलब नेचुरल फूड पे रहकर आप चलती रही, और आपने ये महसूस किया कि जब आप फ्रूट्स और नट्स सलाड्स पे रही, तो आपका दूध काफी अच्छी मात्रा में आता रहा,
और आपके बच्चे को जो है सेटिस्फाई करता रहा। तो आप पूरे दिन में कितनी बार, जैसे बाद में 1 2 3 महीना 4 महीना जैसे आपने फीडिंग की, तो दिन में कितनी बार फीडिंग करती थी आप उसको, करीब करीब? मेनली तो ऑन डिमांड ही होता था, बट 3 3 to 4 आवर्स का गैप होता था फीडिंग, हाँ ना, है ना, एवरी अच्छा। फीडिंग। और अच्छा, आपने फिर एक बात और नोट की कि एक ही बार में एक ही ब्रेस्ट की फीडिंग करते थे, ऐसा जैसे ही कहा जाता है नहीं, कि मैंने तो दोनों दोनों ब्रेस्ट यूज करना पड़ता है दोनों उसमें? दोनों दोनों, मैंने अच्छा। दोनों किया। अच्छा, हाँ, फिर आपने बच्चे का देखिए, आपने बच्चे को चूंकि कितने महीनों तक आपने ब्रेस्ट फीडिंग की? अभी तक कर रही हूँ, 9 महीने हुए हैं। शी इज स्टिल ऑन 80% ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा अच्छा, तो अच्छा, एंड तो अ, हाँ। अच्छा, आपने फिर अभी एक बात बताइए कि अभी आप 9 महीने तक हो गए आपको ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए, तो आपने बच्चे का मोशन ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि आप क्योंकि एक नेचुरल फूड के ऊपर हैं, वीगन फूड के ऊपर हैं, और बच्चा जो है अब जो मोशन करता है, तो उस हम्म मोशन में आपने एक बात नोट की होगी कि उसमें शायद वो नॉर्मल बच्चों की जो बदबू होती है वो शायद बदबू नहीं होगी। हम्म बिल्कुल भी नहीं। एब्सोल्युटली, वो एक चीज है। और दूसरा, लोग कहते हैं कि अगर बेबी 10 10 15 15 दिन तक पॉटी ना करे इज नॉर्मल। जो मेरे को क्वेश्चन मार्क था, ऐसे कैसे नॉर्मल? हाँ। मतलब वो कॉन्स्टिपेटेड हुआ बेबी, मतलब? हम्म क्योंकि जो चीज हम खा रहे हैं दैट शुड कम आउट इमीडिएटली। हम्म आजकल इतने लोग एडल्ट्स भी कॉन्स्टिपेटेड क्यों हैं? एक बार मोशन इन अ डे इज नॉट इनफ एडल्ट्स हम्म को। तो बच्चों के लिए भी बोलते थे कि 10 15 दिन अगर पॉटी ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म मेरे फर्स्ट बेबी के लिए भी हुआ, बट शी हैज डन पॉटी एवरी डे, मिनिमम वंस, एंड 2 3 टाइम्स भी। एंड ऑल्सो मैं हाँ जी। इमीडिएटली डिफरेंस देखती हूँ। अगर मेरा कभी कोई चीट मील हुआ, कोई हम्म कुक्ड मील में, वीगन मील में कोई चीट मील हुआ, इमीडिएट इम्पैक्ट मेरे को बच्चे पे दिखता था। हाँ, ये सब माताओं को जानना बड़ा जरूरी है कि जब देखिए, माता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, ऐसा मैं कहता हूँ कि जब डिलीवरी होने के बाद में जब बच्चा जब पल रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, तो उस समय माँ जैसा सोच विचार और खान पान करेगी, उसका इमीडिएट असर उसके पूरी बॉडी पे पड़ रहा होता है। इवन इवन मैंने भी देखा कि डॉक्टर सविता ने मान लो कभी किसी कारण ग्रीन चटनी खा ली, मिर्ची वाली, कभी कोई अचार खा लिया मान लो खाने में, तो मैंने देखा कि वो बच्चे के पेट में भी ना उसका असर आ रहा होता है ऐसे। इमीडिएटली तो इमीडिएटली, हाँ, यस। इमीडिएटली, क्योंकि माँ के दूध में वो चीज कन्वर्ट होकर वो बच्चे के पेट में भी उसी ढंग से जा रही होती है। ये कितनी बड़ी अद्भुत बात है। अच्छा, एंड तो बच्चे हाँ। के लिए भी, बिकॉज जो डाइट हम फॉलो कर रहे हैं वो रिलेटिवली क्लीन डाइट है। अब उसमें थोड़ा गड़बड़ हो तो बॉडी इमीडिएटली इम्पैक्ट करता है। वो बिल्कुल शायद कोई बिल्कुल। और महिलाओं को ना करे, क्योंकि अगर क्लीन डाइट नहीं है। हाँ पर अगर हाँ, आप अच्छा। क्लीन डाइट पे हो, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें जनरली देखिए मेडिकल डॉक्टर कहते हैं कि भाई 6 महीने के बाद में सेरेलैक ने, नेरोलैक ने, पता नहीं क्या क्या लैक जो है, वो सब लैक ही, नाम ही लैक का मतलब है लैकिंग। तो वो चीज़ जो है खाने के लिए मजबूर करते हैं माताओं को। और वो एक बाहर की फैक्ट्री के टिंड कैंड फूड जो है वहाँ से शुरुआत कर देते हैं, और माएँ भी बड़ी खुश हो के अपने बच्चों के लिए ऐसा खरीद के लेके आ रही जैसे कोई बाहर से बड़ा अमृत खरीद के लेके आ रही है, भारी भारी पैसे देकर भी। तो आपको क्या लगता है कि ये 6 महीने के बाद आपने तो कोई बच्चे को दिया नहीं ऐसा कुछ? नहीं, इनफैक्ट 7 महीने तक 100% ब्रेस्ट मिल्क पे थी। उसके हाँ। बाद मैंने एक फ्रूट मील स्टार्ट किया, और अभी 2 फ्रूट हम्म मील पे है वो। हाँ दिन हाँ, में 2 बार बिल्कुल बिल्कुल। फ्रूट्स खाएंगी, और बाकी मेरा दूध। हाँ, अच्छा, क्योंकि अब मैं ना थोड़ा सा, हाँ। हमारा डाइजेस्टिव जो है ऑर्गन्स, वो अभी बेबीज में डेवलप ही नहीं हुआ है। तो वो जो हाँ हाँ, ग्रेन्स पचन करने का उनमें सिस्टम ही नहीं है अभी। जब तक बिल्कुल पूरे दांत आ जात नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल। चैताली जी, अब मैं थोड़ा सा है ना, जैसे आपने अपने बड़े अच्छे अच्छे अनुभव बताए ना, तो ये देखिए आपने इस सच्चाई को अनुभव कर लिया जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। और ये मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ, मैं 40 साल से जो है मैं इस बात का प्रचार कर रहा हूँ, और मेरे हर क्लास में, मेरे तो लाखों विद्यार्थी है रेकी में, मैं उनको ये बात बताता हूँ, क्लास में बताता भी था मैं कि पहली बात तो क्या मालूम है कि प्रेगनेंसी जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, इसको डिजीज मत बनने दो। दुनिया में 84 लाख योनियां अपने बच्चों को जनती हैं, अंडे देती है, सब करती हैं, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती। हमें इसको डॉक्टरों ने इसको जो है ना बीमारी के रूप में डेवलप कर लिया है,
ठीक है ना। तो ये एक बात समझना बड़ा जरूरी, जो कि बीमारी, ये बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये स्वाभाविक चीज है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात क्या है, डिलीवरी, तो मैंने भी अपने बचाया ना कि नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए मैं गांव में चला गया था, ताकि मुझे मेडिकल, ये शहरों में मेडिकल डॉक्टरों का डर में हमारे साथ ना जुड़ें। और और उसके बाद में खैर मैंने आपकी तरह इतना सब कुछ नहीं किया केयर, कि भाई प्रेसेंटा मैंने थोड़ा लेट काटा, या मैंने उसको नहलाया धुलाया नहीं, पता नहीं क्यों। मैं तो चूंकि जेंट्स था तो मैं तो अंदर गया भी नहीं, जैसे बोलते हैं ना, वो तो खुद नर्स हैं, डॉक्टर जो करना करते थे। पर फिर भी जो भी हुआ, लेकिन एक बात जरूर था कि लोग माँ का दूध के बारे में मैंने देखा कि इतना दूध आता है कि आप 2-3 बच्चों को भी पिला सकती है। क्योंकि जब गाय भैंसों को इतना दूध आता है कि एक्स्ट्रा बचता है, तो भाई ह्यूमन बीइंग को क्यों नहीं आता, ये मेरे सामने क्वेश्चन था। मैंने कहा हमें अपना सही खाना खाना चाहिए, बस अपने आप आएगा दूध। तो एक्चुअल में भी दूध इतना आया। और दूसरी बात फिर मेरे एक बात और जो आपने कही कि बच्चे कभी भी परेशान नहीं होते, रोते नहीं फालतू में। तो मेरा अपना भी अनुभव जो है, जब हमारे छोटे बच्चे थे, तो मैं आज भी यूं कहता हूं कि बच्चे कभी रोते ही नहीं। वो तो खाली पेशाब टट्टी कर लिया तो रोते थे या अनईजी होते थे, बाकी नहीं तो बच्चों को रुलाने की व्यवस्थाएं पैदा की जाती है। और दूसरी बात जो है, बच्चा क्यों रोएगा, क्योंकि आपके हाथ में, उसकी लाइफस्टाइल गलत थोड़ी है। तो अब आप अगर गैस वाला खाना, गैस फॉर्मिंग खाना खाओगे, उसको जबरदस्ती कुछ खिलाओगे, तो उसके कारण उसके पेट में गड़बड़ होगी। और पेट की गड़बड़ के अलावा बच्चों को और तो कोई तकलीफ होने का संभावना भी नहीं है उस समय। तो इसीलिए बच्चे जो है कभी फालतू में रोना धोना नहीं करते, परेशान भी नहीं करते, आराम से अपना सो के खाते पीते रहते हैं। और 2 साल तक मैंने बच्चों को अनाज नहीं दिया, क्योंकि भारत के अंदर है ना, मैं इस साइंस को जानता था कि अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है षोडश संस्कारों में, जिसमें 2 साल के बाद जब बच्चे के दांत 5-7 आने शुरू होते हैं, तो इसका मतलब जैसे कि तुमने कहा कि डाइजेस्टिव मैकेनिज्म अभी तैयार नहीं है, दांत नहीं का मतलब है अभी पाचन तंत्र तैयार ही नहीं है, मतलब कोई भी चीज को चबाने योग्य नहीं बना। तो इसलिए चबाने वाली कोई भी चीज अगर पेट में डाल दोगे, तो पाचन तंत्र को उसको बहुत मेहनत करके काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम भी कर सकता है, सड़ भी सकता है, गैस भी कर सकता है। तो मैंने भी अपने बच्चों को सॉरी, मैंने भी अपने बच्चों को 2 साल तक दांत आने का इंतजार किया, और उसके बाद में जब तक अनाज दिया ही नहीं बिल्कुल। और 2 साल के बाद जब तक हम केवल माँ का दूध और फलों के ऊपर रखा, मैंने भी, मेरा भी वही था, इस तरह से था। हाँ, मैंने एक बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट बनाकर, मैंने उनको तिल का दूध, थोड़ा बादाम का दूध देना शुरू किया ना, तो उसके कारण जो है ना उनको इतना डायरिया हुआ, मतलब 5-7 बार डायरिया हो गया। तो फिर मैं समझ गया कि ये जो प्रोटीन का भूत था ना, ये दिमाग में कि यार अब तो नट्स दे सकता हूँ, 10 महीने का हो गया, 12 महीने का, 1 साल का हो गया, तो ये भी गलती थी। क्योंकि तिल और बादाम को आप जो मुंह से चबाना पड़ता है, आप उसको ग्राइंडर के दांत यूज करके आप उसके करेक्ट। बच्चे के पेट में डाल देते हो, तो शरीर तो आपके झूठ को समझ जाता है कि आपने करेक्ट। अपना कॉन्सेप्ट से मेरे पेट में डाला है, ठीक ना। तो उसका भी नुकसान होता है, मैंने ये देखा है। तो इसलिए मेरा ये करेक्ट। मानना है कि माँ का दूध और फलों के सिवाय 2 साल तक बच्चे को कुछ भी देना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद में दांत आ जाए तो फिर चबाने वाली वस्तु दो, सीधी सी बात है। अच्छा, तो फिर आपने कितने दिनों के बाद फिर आपने उनको थोड़ा कुछ, अब नहीं सॉरी, अब तो 9 महीने का बच्चा है, आपको मैं क्या पूछूं। मैंने तो अनुभव कर चुका हूं, इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो वैसे मैं आपको बता भी दूं वैसे, चैताली के एक्चुअल में देखिए, एक एक बार क्या हुआ कि मैं एक बड़ी मजेदार बात बताने जा रहा हूँ कि हम कहीं गए और वहां पर है ना कोई 2 साल के बाद की बात थी। तो मेरे बच्चे का जो मोशन आता था ना, जो वो फल और माँ के दूध पे था, पायजामे से खिसक के निकल जाता था। पायजामा गंदा नहीं होता था, उसमें स्टिकीनेस नहीं थी। तो मुझे लोग आके पड़ोसी बोलते थे, सर आपके बच्चे, आपके बेटे ने पोटी कर ली है। अरे मैंने कहा कहाँ की है, इसकी तो वो हिप्स तो इसके साफ है बिल्कुल, इसका पैजामा साफ है, आप तो किसी और ने की होगी जी। वो बोलते नहीं नहीं, ये अभी आया था हमारे यहाँ, खेल रहा था, अभी भी करके गया। हम भी बड़े हैरान बिल्कुल होते थे। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, जैसी बच्चे को हमने ग्रेन देना शुरू किया, 2-3 2.5 साल के बाद, जैसे दलिया खिचड़ी देते ना माँ बाप, बस
उस दिन से बच्चे के मोशन में बदबू आनी शुरू हो गई, Okay. और उसके बाद में स्टिकीनेस जो थोड़ी सी वो आनी शुरू हो गई। वरना जब तक बच्चे का मोशन इतना बढ़िया होता था तो मैं समझ गया था कि कि सारे जानवर के, जैसे गाय का गोबर, बकरी की मींगनी, घोड़े की लीद, हम ऊंट का पॉटी, हम सब आराम से उठा के साइड में रख लेते हैं। मतलब हमें कोई संकोच नहीं होता, मन में हेजिट वो नहीं आता, बोलता है ना, साढ़े मुंह में कोई बदबू महसूस नहीं होती। तो मैंने बोला ये ह्यूमन बीइंग का फीसस इतना बदबूदार क्यों होता है भाई। तो फिर ग्रेन खाते ही उसके मोशन में जो बदबू आनी शुरू हुई ना, तब फिर मैंने ये सोचना शुरू किया कि यार ह्यूमन बीइंग के पॉटी में बदबू क्यों। बस वहां से स्टार्ट हुआ ग्रेन की रिसर्च करने के बारे में। अच्छा, फिर अनजाने में क्या हुआ कि कहीं पर हम गए थे, तो किसी को हमने कहा कि हम नट मिल्क ही पीते हैं, पर उन्होंने क्या किया, हमें झूठ बोल दिया और हमें भैंस के 3-4 दिन हमें दूध पिलाते रहे। हमने समझा नट मिल्क ही होगा, ये घर से किचन से लेकर आ रहे हैं, हम तो चुपचाप विश्वास करके पिला रहे हैं। फिर बाद में जाकर देखा तो वो पता कैसे चला कि ये गाय भैंस का दूध पिला रहे हैं, मालूम है? मैंने 4-5 दिन के बाद उसका मोशन जो ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया ना, वो मोशन में बदबू आ रही थी। तो हमें लगा कि यार हम तो ऐसा कोई खिला नहीं रहे, ऐसी कोई चीज, इसके मोशन में बदबू क्यों आ रही है। तो वो 4 दिन सिर्फ वो भैंस का दूध उन्होंने पिला दिया अनजाने में, समझो भी गलती से, तो उसके मोशन में बदबू आनी शुरू हो गई। तो मैंने देखा कि माँ के दूध में मोशन में बिल्कुल बदबू नहीं होती, और ये गाय भैंस का दूध पिलाया या अनाज खिला दिया तो मोशन में बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो ये सब अनुभव जो है ना, हम बहुत अच्छी तरह से करते रहे। और अभी भी वैसे भी आपको भी जान करके खुशी होगी चैताली जी के, हमारे जो बच्चे हैं अ, अभी तक आज करीब करीब 42 साल के हो गए हैं, तो हमारे बच्चों में कोई प्रकार की कोई बीमार, कोई बोलते हैं ना, कोई बीमारी न कोई दवाएं न डॉक्टर न वैक्सीनेशन, ये कभी हमारे बच्चों ने कभी जिंदगी में वैक्सीनेशन वर्ड भी नहीं सुना न देखा आज तक। तो मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में हम एक हेल्दी फैमिली जो है ना, हम मेंटेन कर सकते हैं। और सचमुच में जो है हम ये जो डॉक्टर के चुंगल है जो बोलते हैं ना, इनके जो झांसे में आने से बच सकते हैं, और अपने पैसे भी बचा सकते हैं और शरीर को भी बचा सकते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि और कुछ इसके पहले कि मैं आपसे लास्ट में कुछ पूछूंगा, हमारे साथ है ना एक धनश्री लड़की जुड़ी हुई है, जिसने जो बिल्कुल दुबली पतली सी लड़की है, लेकिन जी। वो मजेदार बात यह है कि उसके 2 बार संतानें हुई है, और वो बिल्कुल नॉर्मल हुई है। ये सबसे मजेदार बात है। धनश्री जरा 1 मिनट आप आइएगा जरा, आपको सॉरी काफी देर से वेट करवा रहा हूँ। धनश्री, सोनी, सोनी जी आइए। अच्छा सोनी, हाँ अ, जी। ये हमारी चैताली जी की बात तुमने सुनी होगी सारी। हाँ जी, मैंने सुनी सब। हाँ, क्या लगा? अ, मुझे लगा उनका एक्सपीरियंस थोड़ा फर्स्ट डिलीवरी के लिए हार्ड था। हम्म। सेकंड में उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिला। हम्म। पर मेरे केस में मेरी दोनों ही डिलीवरी बहुत इजीली हुई। तुम्हारी ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नहीं वो तो धनश्री, अब यस, तुम लकीली मतलब कुछ छोटे मोटे डॉक्टरों के पास गई थी मुझे लगता है, ज्यादा बड़े जगहों पे नहीं यस, गई मुझे यस, लगता है। मैं एक छोटे से नर्सिंग होम में गई थी हाँ। जहां मुझे पता था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सके, जबकि मेरी गायनी को भी भरोसा नहीं था कि मैं नॉर्मल कर पाऊंगी। क्योंकि हाँ। मैं अंडर वेट थी, वेट बहुत कम था मेरा। हाँ। और पूरी प्रेगनेंसी में मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा, सिर्फ मेरे बेबी का ही वेट बढ़ा। अच्छा, नहीं तो तुम्हारा वेट कितना था वैसे? मेरा 45 kg वेट था। और वो पूरा कांस्टेंट रहा पूरे 9 महीने तक? पूरे 9 महीने सिर्फ बेबी का वेट बढ़ा, मेरा ज्यादा से ज्यादा 48 kg तक वेट बढ़ा बस। क्योंकि मैंने पूरी प्रेगनेंसी अच्छा अच्छा। बिल्कुल बाहर का बिल्कुल कुछ नहीं खाया, मैं सिर्फ फ्रूट्स पे थी, लिक्विड पे थी, कोकोनट वाटर और फ्रूट्स ही ले रही थी मैं। और मैं बहुत पॉजिटिव थी कि मुझे नॉर्मल ही करना है, मुझे सिजेरियन नहीं अरे वाह, करना। अरे वाह वाह, क्या बात है। ये किसी ये को ये ये भरोसा नहीं ये था कि मैं कॉन्फिड नॉर्मल कर पाऊंगी। हाँ, अच्छा। हाँ। तो देखो ना, सबसे बड़ी बात है कि ये पहले अंदर हमारी सामान्य जो महिलाएं हैं भारत की और दुनिया भर की, इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो है कि भाई मुझे सिजेरियन नहीं करना है, ये बिल्कुल दिमाग में अगर बैठा लें तो वो नॉर्मल डिलीवरी होने की पूरी पॉसिबिलिटी बनने लग जाती है फिर।
अच्छा। ये और अच्छा, उसके बाद तो तुम तो मेरे ख्याल से मैंने तो सुना था कि तुम तो 24 घंटे में हॉस्पिटल से निकल गई। हाँ, मैं एक ही दिन में बाहर आ गई थी। एक हाँ। दिन भी प्रॉपर नहीं रही थी मैं। हाँ। और बहुत इजीली हुआ, ज्यादा पेन मुझे नहीं सहना पड़ा क्योंकि मैंने बहुत अच्छा मैंने सिर्फ वॉक किया, मैंने कुछ एक्सरसाइज नहीं की, जैसे बोलते हैं बैठ के पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, ये करो वो करो। तो किसी पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ वॉक करी, अपना फ्रूट्स खाए, अपना कोकोनट वाटर पिया, अपना लिमिटेड डाइट ली। ऐसा नहीं था कि मैंने 2 जन का खाना खाया कि बच्चे का भी खाना है अपना भी खाना है, ऐसा कुछ नहीं था। क्या बात जितनी है। भूख उतना ही मैं खाती थी, जितनी जरूरत थी मुझे। अच्छा। और मैं वॉक करती थी, तो इसलिए मेरी बहुत इजीली बहुत आराम से डिलीवरी हुई। मेरी सिर्फ हाँ। 4 घंटे में हो गई, जिसमें मुझे सिर्फ मुश्किल से 15 मिनट का पेन ही पता चला होगा। अरे वाह, क्या बात है सोनी, बहुत बढ़िया यस। बात है तुमने। अच्छा, और मतलब न तुमने प्रेगनेंसी के भीतर तुमने डबल खाना खाया, और न तुमने नहीं, डिलीवरी के बाद तुमने लड्डू खाए, नहीं, है ना। मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ डिलीवरी के बाद दलिया खिचड़ी खाया है बस। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। यस। और अब तो तुम्हारा बच्चा 4 5 6 महीने का हो गया। अब अभी तो ये 2.5 महीने का है। 2.5 महीने का, और अभी दूध भी यस। भरपूर आ रहा है तुम्हारा, बढ़िया आ रहा है। हाँ जी, मेरे को क्योंकि मैंने अपनी डाइट शुरू से इतनी अच्छी रखी कि बाहर का कुछ नहीं खाना, मैदा नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं, सिर्फ घर का खाना प्रॉपर, जो रोटी सब्जी अपनी हो गई और फ्रूट्स हो गए, तो मेरे को 6 मंथ से ही मिल्क आने लग गया था। छह अच्छा महीने अच्छा। प्रेगनेंसी में ही। हाँ। अरे, क्या बात है। यस। वाह 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 हाँ वाह। जी। मैं डर भी हम्म। गई थी, फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, नेचुरल है ये, हो हम्म। जाता है। अच्छा, तो तो सोनी, मुझे अभी अभी तुम्हारे 2.5 महीने हो गए हैं, तो तुम्हें लगता है कि yes, बच्चा भी बहुत कंफर्टेबल है। या बहुत कंफर्टेबल है। हाँ। अच्छा। हाँ अच्छा जी। सोनी, हाँ। अच्छा, चैताली, तुम्हें सोनी के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताने जा रहा हूँ। सोनी, इसका नाम क्या रखा तुमने? मानविक। मैं मानविक। मंदिक। मानविक। मानविक, अच्छा अच्छा। और पहले का बच्चे का नाम क्या था? अत्यंत। अद्यंत। अच्छा। यस। अब देखो, चैताली, अद्यंत जो था ना, वो मेडिकल विक्टिम होके चला गया दुनिया से 4 साल की, 4 साल की उम्र में ना, 3.5 साल। यस। 3.5 साल की उम्र में। उसको कुछ छोटी सी प्रॉब्लम हुई, 3 4 जगह हॉस्पिटलों में भटकना पड़ा, और फिर पता नहीं डॉक्टर ने क्या किया, उसके बाद में उसकी एकदम इन्फेक्शन हो गया जी करके उनको बोलते हैं लोगों ने, उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अ, ऐसे ही जब ये प्रेग्नेंट हुई ना, तो होता क्या है कि वो बहुत प्यारा बच्चा था, और इनका भी बहुत प्यार था। तो अब उस बात को मेरे ख्याल से 2 3 साल हो गए थे। तो जब वापस दोबारा ये प्रेग्नेंट हुई ना, अच्छा, जब ये उसके बच्चे की डेथ हुई थी ना, चैताली, तो उस समय मैंने एक इनको बात कही भी थी, कान में डाली थी, कि कई बार हमारी सोल चली भी जाती है ना जल्दी से, तो उस परिवार में वापस लौट के भी आ जाती है तुरंत। तो मैंने कहा हो सकता है तुम्हारी नेक्स्ट डिलीवरी में वो बच्चा वापस आ जाए। तो फिर जब ये प्रेग्नेंट हुई ना, और इसकी डिलीवरी का कुछ 1 2 महीने रह गए थे, तो मैं इसको पास्ट लाइफ में लेके गया। और पास्ट लाइफ में ले जाने के बाद में हम फ्यूचर लाइफ में भी लेके जाते हैं, आगे के भविष्य में भी दिखाते हैं उसमें। तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि वो सेम सोल जो आदित्य, वो जो है उसकी वापस आ गई इसके अंदर। और अब ये जो बच्चा जो बता रही हैं, ये अब वो पुरानी वो ही सोल है जो दुनिया से चली गई थी। तो ये माँ बाप वाह। के लिए भी सबक है कि कोई भी चीज़ अगर जल्दी इधर उधर चली भी जाती, चिंता मत करो। अगर तुम्हारे अंदर अभी प्रेगनेंसी के चांसेस है, तो दोबारा लौट के आ भी सकती है। और ऐसा अभी हुआ भी है, अभी अभी हमारे अभी ऐसे में कई केसेस में देखता रहता हूँ कि बच्चों की आत्महत्या कर लेते हैं कई बार, तो वो दोबारा वापस आ जाते हैं परिवार में। तो वो कोई, हम किसी को खोते नहीं है संसार में, वो वापस किसी न किसी रूप में फिर दोबारा हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो सोनी, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत गर्व का विषय है, और तुम सबके लिए प्रेरणा भी हो कि तुम्हारे कारण कितनी जो महिलाएं हैं, तुमसे अनुभव लेकर जो है ये करेगी। ठीक है। मैं तुम्हारी शक्ल दिखा नहीं पाया क्योंकि हमारे आज वीडियो तुम्हारा ऑन नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी यस। फोटोग्राफ और बच्चे की फोटोग्राफ मंगवा लूंगा, तो वो मैं डाल दूंगा ओके। वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए। अच्छा, ओके। अब मैं समाप्त करने से पहले चैताली से पूछना चाहूंगा 2 बातें। पहली बात तो चैताली, आप अभी इतना सब अनुभव करने के बाद, आप चूंकि एडवर्टाइजिंग कंपनी में भी हैं और आप अपने प्रोफेशन में भी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या आपने कोई मिशन बनाया हुआ है इसको आगे बढ़ाने के लिए?
हाँ हाँ, मैंने 1 साल हो गए, मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे अपना बच्चों के बारे में और प्रेगनेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छा, तो अभी करते अगर आ रही लोग हूँ। आपसे और संपर्क करना चाहें और आपसे गाइडेंस मांगना चाहें, तो क्या हम्म, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा वो तो नहीं आ जाएगा, तूफान के भाई कितने लोग फोन कर रहे हैं आपको? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी तो मैं आपका नहीं। नंबर दे सकता हूँ इसमें? जरूर जरूर, और अच्छा इंस्टाग्राम का अच्छा पेज का हैंडल भी मैं आपको मैसेज करूंगी, वो भी दे देना। अच्छा उस अच्छा। हाँ, उनके तो उसके मैं ना माध्यम पे इनका, भी हाँ, अगर, हाँ। आपका मैं इंस्टाग्राम लिंक और आपका फेसबुक लिंक और आपका जो भी लिंक होगा ना, वो आप हमें हाँ, जरूर डाल दीजिएगा। हम आपको वो ही हम यूट्यूब के ऊपर लोगों को बता देंगे उसके अंदर। अच्छा, और दूसरी परफेक्ट। बात, अब समाप्त करने से पहले चैताली जी, क्या आपको लगता है कि आजकल आज अब आने वाली जो ये महिला जो हमारी यूथ जो लड़कियां हैं, जो अब शादी करेगी, उनको बच्चे भी होंगे, और अब तो वो चूंकि बहुत एक गलत लाइफस्टाइल में अक्सर बहुत सारी महिलाएं जुड़ गई है, लड़कियां जुड़ गई है, और वो ओबेसिटी के साथ भी फंस गई है, और अब आने वाली इस समय में उनको संतान होने में दिक्कत भी हो सकती है, और कईयों के तो बच्चे होंगे भी नहीं, ऐसी भी अवस्थाएं आती जा रही है अब, इसलिए आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं, भाग रहे हैं सब लोग जो हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में तुम्हें क्या लगता है कि इन इन ऐसी लड़कियों को जो कि थोड़े जंक फूड में उलझ चुकी हैं, तो इनको आप क्या संदेश देना चाहेगी, व्हाट दे शुड डू नाउ, कि अगर उनको ये तकलीफ नहीं देखनी है और बिल्कुल जीवन को बड़ा आसान बनाना है? मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका बॉडी पेशेंट नहीं है। आपका बॉडी जैसे भी है, जो भी कुछ हुआ है हिस्ट्री में, जो भी तकलीफ है, यू कैन रिवर्स इट। दैट हम्म। इज द पावर, बॉड पावर योर बॉडी हैज, दैट इज अ मिरेकल दैट इज देयर इन योर। तो आजकल आईवीएफ भी नॉर्मल हो गया है। हाँ हाँ, आईवी बट भी तो कितना नॉर्मल कर दिया लोगों ने आजकल उसको। इतना नॉर्मल हो गया है, तो अगर आपको आपको लगता है कि डेड एंड पर आ गए हैं, नो दैट्स नॉट ट्रू। प्लीज नेचर के और पाथ पे आइए एंड सी द मिरेकल फॉर योरसेल्फ। पहले आप बिल्कुल खुद बिल्कुल। अपने पे कोशिश कीजिए, और फिर हाँ, आपके बच्चे भी ये लाइन पे आ बिल्कुल सकते बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो देखिए दोस्तों, अल्टीमेटली सारा सार यही निकला कि डोंट ट्रीट प्रेगनेंसी एज ए डिजीज, इट्स ए गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ क्रिएशन, और वो नेचुरल फिनोमिना है, इसको नेचर की तरह रहने दीजिए। और ये जो अज्ञानी जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जो आपको धन कमाने में चक्कर में, स्वार्थ के चक्कर में आपको कई बार गलत आपको भटका देते हैं, जरा इनके स्कैम से बचने का प्रयास करें। देखिए, जहां ऐसे गलत और घटिया डॉक्टर में, घटिया बोलूं तो मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है, उसके बजाय बहुत अच्छे भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो इस प्रकार का आपको सपोर्ट करके, जैसे उस अभी अभी धनश्री ने बताया कि उनकी जो डॉक्टर थी नर्सिंग होम वाली, उन्होंने उसको सपोर्ट करके नेचुरल डिलीवरी में मदद की। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि थोड़ा दो चार डॉक्टरों को ढूंढ ढूंढ के अच्छी तरह से, थोड़े ऐसे जो हीरे डॉक्टर है हमारे, जो कोहिनूर टाइप के, जरा इनको ढूंढ कर आप जो है इनके पास जाइए, और डिलीवरी का जो नेचुरल लाभ उठाना है वो इनके साथ में उठाइए आप। तो दोस्तों, दुनिया में ये दोनों तरह के डॉक्टर है, बस आपको थोड़ी मेहनत करके खोजनी पड़ेगी। तो मैं एक वैसे तो, और इंग्लिश में कोट है जो मैं एंड करना चाहती हूँ। हाँ जी, हील बिफोर यू हैव चिल्ड्रन, heal before you have children, so that your children do not have to heal from having you as your parent, as their क्या parents. बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, ये तो मुझे लिख के भेजना आप जरा प्लीज, बड़ा अच्छा है ये, एक बार दोबारा बोलिए, वापस दोबारा, हील। Heal before you have children, so that your हाँ, children do not have to heal from having you as a parent. अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। और देखिए, वैसे तो प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे खत्म करने से पहले बताना भी चाहूँगा कि हमारे भारत के अंदर ना गर्भ गर्भ संस्कार का बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसका लोग उपयोग नहीं करते हैं। हमारे यहाँ शादियाँ हो जाती हैं बस, इसलिए शादी हो गई इसलिए बच्चे टपक गए जी, तो ना कोई अच्छी आत्मा का आह्वान करते हैं, ना उसको गर्भ में कोई संस्कार देते हैं। और लेकिन हम चाहें तो हम जैसी चाहे दिव्य आत्माओं को अपने गर्भ में आवाहन कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा विज्ञान है। तो मैं चाहता हूं कि लोग, आप है ना, ऐसे बोलते हैं ना, संतान को टपकाइए मत, बल्कि डिजाइन करके लेकर आइए। तो मैं ये कहता हूं कि लेट देयर बी ए डिजाइनर बेबी,
इंस्टेड ऑफ रैंडमली बेबी जो आ गई है इस तरह से। बराबर तो बराबर। तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से लोगों को थोड़ी जागृति आएगी। और दोस्तों, आपको इसके संबंध में देखिए, हम तो आपको गाइडेंस करने के लिए बैठे हैं। आपको लगता है हमसे किसी प्रकार की गाइडेंस चाहिए, हमारे नंबर तो आप हर वक्त देखते रहते हैं हमारे यूट्यूब पे। आप हमसे कभी भी गाइडेंस चाहें आप मांग सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए आप कि आपको क्या समस्या आ रही है, हम आपकी पूरी सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और मैं कोशिश और देखिए, बाकी तो अभी पूरे वर्ल्ड में है ना, कई अच्छे से ज्ञानकोलॉजिस्ट है, इसलिए मैं एक दो का नंबर डालूं तो कोई फायदे की बात नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग शहर में है। आप अपने हिसाब से जरा ढूंढ लीजिए। आजकल तो सब जगह नेचुरल डिलीवरी और नेचुरल केयरिंग की जा रही है। अभी मैं रिसेंटली पतंजलि में गया था, वहाँ पे रामदेव जी के साथ में था, तो वहाँ भी उनके सेंटर में भी नेचुरल डिलीवरी की संभावना मतलब पॉसिबिलिटी बताई गई है। तो दोस्तों, ऐसे थोड़ा खोजना पड़ेगा आपको। तो आप प्रेगनेंसी का जो है ना, बहुत बोलते हैं ना, इसको एक अच्छे उत्सव की तरह इसको दुनिया में एक बच्चे को बाहर लाइए। तो चलिए, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ चेताली। थैंक यू वेरी मच आपके अनुभव के थैंक लिए यू। और आपकी हिम्मत के लिए और आपके मिशन के थैंक लिए यू। भी। चलिए, जल्दी थैंक यू मुलाकात डॉक्टर करेंगे, शर्मा। बम्बई आएंगे तो कभी तो। ओके। अच्छा सोनी, धन्यवाद। धनश्री, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।